वेलकम वेलकम वेलकम। लेक्चर नंबर 4, मोल कॉन्सेप्ट। और अब तक तो हमें ये कंफ्यूजन तो आ ही गई होगी कि एटॉमिक मास है क्या। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। क्या है ये सब, कुछ नहीं समझ में आया होगा अब तक। बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत है। तुमने डायरेक्ट कार्बन स्केल पढ़ा, तो तुमको अभी एजम्पशन करनी ही नहीं आई कि किस तरीके से पैटर्न चलता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास से लेके एक्चुअल एटॉमिक मास तक हम जा पाते हैं। तुम्हें अभी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस नहीं पता, तुमने डायरेक्ट एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस पढ़ ली। तुम्हें ये ही नहीं पता कि एटम को लेकर बर्जीलियस ने हाइपोथेसिस दी थी, उसके बाद एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल नाम की एक चीज खोजी, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन क्लोराइड तुम कहते हो ना, उसको तुम HCl कह पा रहे हो, ना कि H2Cl3। समझ रहे हो बात को? वाटर, अभी तो हम पास्ट में अभी अभी हमने पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पर हमें अभी भी ये नहीं पता कि वाटर या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस या फिर कोई भी चीज, इनके फॉर्मूले क्या हैं। अभी हम वाटर को वाटर ही बोलते हैं, अभी हम उस फेज पे हैं, अभी हम हिस्ट्री में हैं। तो अभी अगर कोई वाटर बोल रहा है ना, तो उसको ये नहीं पता कि H3O की बात हुई है, H4O है या H4O6 है या H2O है। समझ रहे हो बात को? अभी हमें नहीं पता। तो कैसे साइंटिस्ट और केमिस्ट ने डिस्कवर किया, कैसे, कौन सी अजम्पशंस लगाई, कौन सी हाइपोथेसिस आई, कौन सी थ्योरी आई, ये हम एक एक करके अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। और फिर हम जंप करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास पे। जब तुम्हें समझ में आएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में रिलेटिवल नंबर है, ना कि एक्चुअल एटॉमिक मास। तो शुरू करते हैं। अभी तक क्या पढ़ा है हमने? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज को यूज करके बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसको कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस या थ्योरी या फैक्ट, ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। हाइपोथेसिस होती है अजम्पशन लगाना, सोच के कोई बात बोलना कि शायद ऐसा हो सकता है। अभी उसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस एक क्या है, थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस होती है। इसके बाद थ्योरी कब बनती है हाइपोथेसिस? जब साइंटिफिक फैक्ट्स कई सारे हमें अलग अलग जगह से मिल जाते हैं, तो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। तो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस एवोगैड्रो थ्योरी बन गई बाद में। तो इसीलिए तुमने पढ़ा होगा बुक में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर एवोगैड्रो थ्योरी, कुछ भी कह लो। नहीं, पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी, बाद में प्रूफ्स मिले। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करी तो प्रूफ्स मिले, तो वो हाइपोथेसिस क्या बन गई? थ्योरी बन गई। और एक होती है चीज फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? तथ्य। यानी कि वो चीज सन है तो है, मून है तो है, अर्थ है तो है, ये तीनों चीज क्या है? फैक्ट है। ये तो कठोर सत्य है, बिल्कुल इन्हें चेंज नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस, थ्योरी, फैक्ट। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भाई, क्या अब तक हमने क्या पढ़ा है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके, इसका और इसका यूज करके बर्जीलियस ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, जिसको कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस ने कहा क्या था इसमें? तो बर्जीलियस ने कहा था कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स
अभी मॉलिक्यूल किसी को नहीं पता कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी सिर्फ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई है तो सबको क्या पता है कि एटम क्या होता है। तो एटम ही पता है बर्जीलियस को भी। तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि अगर हम सेम कंडीशन रख दें, प्रेशर, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, उसमें हमने ऑक्सीजन भरी, और एक और सिलेंडर है उसमें हमने हाइड्रोजन भरी। देखो ऑक्सीजन को मैं O2 नहीं कह रहा, हाइड्रोजन को मैं H2 नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है इनके फॉर्मूलेस क्या है। हम तो पास्ट में है ना, प्रेजेंट में तो तुम्हें सब कुछ पता है भाई, अभी पास्ट में तो कुछ नहीं पता। तो हमने क्या करा, दो कंटेनर्स लिए, एक में ऑक्सीजन भरी, एक में हाइड्रोजन। दोनों की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जितना भी अंदर प्रेशर था वो हमने सेम रखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से प्रेशर सेम हो गया, टेम्परेचर भी हमने सेम कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमने सेम वॉल्यूम ली दोनों चीज की। इस कंटेनर में भी मान लो 10 लीटर ऑक्सीजन है, इस कंटेनर में भी मान लो 10 लीटर हाइड्रोजन है। तो बर्जीलियस ने कहा कि अगर दोनों की इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो दोनों में एटम का नंबर इक्वल होगा, ये कहा। यानी कि अगर इसमें 10 लीटर हाइड्रोजन है और इसमें 10 लीटर ऑक्सीजन है, तो मान लो इसमें 1 करोड़ मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, तो इसमें भी 1 करोड़ मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं। तो इसी को हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contains equal number of atoms, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने क्या उस समय साइंटिस्ट ने एग्जांपल लिया था एक, कि एक तरफ हाइड्रोजन ली उन्होंने, H2 नहीं लिख रहा मैं क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि H2 होता है हाइड्रोजन। एक तरफ क्लोरीन ली, एक कंटेनर में हाइड्रोजन, उसी कंटेनर में क्या डाल दिया, उतनी ही क्लोरीन डाल दी, तो उन्हें मिला एक हाइड्रोजन क्लोराइड। इन्होंने क्या किया कि n वॉल्यूम मान लो n वॉल्यूम हाइड्रोजन की ली और n ही ली क्लोरीन की। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा पता लगा कि 2n वॉल्यूम बनी है हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है। अब मान लो n वॉल्यूम में n एटम्स थे, ठीक है। बर्जीलियस ने क्या कहा कि सेम वॉल्यूम लोगे तो सेम एटम्स आएंगे। तो मान लो कि n एटम्स हाइड्रोजन के थे, n एटम्स क्लोरीन के ही होंगे क्योंकि सेम कंडीशन, प्रेशर और टेम्परेचर सेम ले लिया इनका। तो 2n एटम्स किसके बने, हाइड्रोजन क्लोराइड के। अब मान लो एक हाइड्रोजन है, एक एटम क्लोरीन का है, तो 2 एटम बनने चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड के, बनने चाहिए। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग n एटम और 2n एटम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हम n को 1 ले लें तो 1 एटम हाइड्रोजन क्लोराइड, 1 एटम क्लोरीन और 1 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम क्लोरीन और 2 एटम्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का एक एटम बनाना है, अच्छा इसको एटम कह रहे हैं, अभी इसको मॉलिक्यूल कोई नहीं कह रहा क्योंकि पता ही नहीं है हाइड्रोजन क्लोराइड, मॉलिक्यूल का अभी कंसेप्ट ही नहीं आया। तो अगर हमें इसका एक एटम बनाना है तो इसका 1/2 एटम लेना पड़ेगा और इसका भी 1/2 एटम लेना पड़ेगा। यहां दिक्कत आ गई कि भाई 1/2 एटम नाम की तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से तुम अपनी थ्योरी बना रहे हो, पर तुमने यहां पे आधा आधा एटम कर दिया। पर डाल्टन क्या कहता है कि एटम तो इंडिविजिबल है, एटम के और टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं, और एटम होली पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। पर यहां तो आधा एटम हो गया भाई, आधा एटम हाइड्रोजन, आधा एटम क्लोरीन। जब एक एटम बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का, एटम देख रहे हो, तो अभी इतनी नॉलेज है नहीं, तो यहां पे इनकी थ्योरी नहीं बन पाई, हाइपोथेसिस ही रह गई, यहां पे ये फेल कर गए। फिर क्या हुआ, अमीडियो एवोगैड्रो आए कहानी में। कौन आए? अमीडियो एवोगैड्रो, अमीडियो एवोगैड्रो। अमीडियो एवोगैड्रो ने क्या कहा कि मॉलिक्यूल का कंसेप्ट दिया इन्होंने। मॉलिक्यूल नाम का एक इंडिविजुअल स्पीशी हो सकती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने उस हाइपोथेसिस को थोड़ा मॉडिफाई किया। तो उन्होंने क्या कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम, सब कुछ सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर सेम रिएक्शन लेके हम मॉलिक्यूल्स लेके सॉल्व करके देखते हैं, चलो। तो हमने लिया हाइड्रोजन गैस, हमने ली क्लोरीन गैस, और फिर से बना हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सेम हम करेंगे, मान लो V वॉल्यूम इसकी ली, V वॉल्यूम इसकी ली, तो 2V वॉल्यूम इसकी बनी। ये तो एक्सपेरिमेंट है भाई, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मान लो N एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स। मान लो क्या, अब तो एवोगैड्रो ने कह दिए कि भाई सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें V है अगर वॉल्यूम, और इसमें भी V है, तो N मॉलिक्यूल्स ही इसमें होंगे और N मॉलिक्यूल्स ही इसमें होंगे। तो 2N मॉलिक्यूल्स इसमें हो जाएंगे भाई, वहां 2V है वो वॉल्यूम, ठीक है। तो मान लो अगर एक मॉलिक्यूल इसका आ रहा है और एक मॉलिक्यूल ही इसका आएगा, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, बनेगा। अब अगर हमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है, तो हम आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन लेंगे और आधा मॉलिक्यूल क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। तो यहीं से पता लगा कि भाई हाइड्रोजन जो है ना वो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है। ऐसी क्लोरीन गैस भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल। यानी कि आधा हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन का एटम। यहीं से पता लगा कि हाइड्रोजन जो है ना वो H2 है और क्लोरीन वो है Cl2। तो आधा आधा लेंगे ना, तो इसका H आ रहा है और इसका Cl आ रहा है, दोनों मिलके HCl बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल। तो HCl भी कोई एटम नहीं है, वो भी क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो यहां तक तुम्हें अगर समझ में आया है तो बताओ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यूज करके बर्जीलियस ने अपनी हाइपोथेसिस दी, जिसमें कहा उसने कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स।
बट ये डिस्प्रूफ हो गई बात, क्योंकि एक एटम या कहें हम मॉलिक्यूल बनाने के लिए आधा एटम लेना पड़ रहा है भाई, तुम्हारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो आधा एटम नाम की कोई चीज नहीं होती। एवोगैड्रो आए, उन्होंने बताया कि भाई ये लोग एटम्स ही नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आया, उसके बाद पता लगा कि भाई हाइड्रोजन का जो है वो फॉर्मूला H2 है, क्लोरीन का Cl2 है, वाटर का H2O है, ठीक है, और HCl का, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, नाइट्रोजन N2। तो इन सब चीजों का ऐसे पता लगा। यहां तक नोट करो। यहां तक पढ़ने के बाद अब हमें ये पता लग गया कि H2O इज वाटर, है ना, पानी क्या है, H2O है, हाइड्रोजन गैस क्या है, H2 है, क्लोरीन क्या है, Cl2 है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, H2, ऐसे Cl2, NaCl, H2SO4, HCl, एटसेट्रा। तो इन सब के हमें क्या पता लगने लग गए, फॉर्मूले, ठीक है। तो अब जब हमें फॉर्मूले पता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इनके मासेस का। क्यों, अब यहां दौड़ शुरू हो गई कि कैसे ना कैसे करके हम एक एटम का मास कैलकुलेट कर लें। पर मास कैलकुलेट करना तो बहुत ही टफ चीज है। क्यों, क्योंकि एटम तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसको थोड़ी ना हम किसी वेइंग स्केल पे रख के मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इतने ग्राम का है एक एटम। नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो क्या हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कंपैरिजन, कि जैसे मान लो मैं 100 किलो का हूं, तो आप मेरे से कितने टाइम्स ज्यादा हैं या कम हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए 50 केजीज के हैं, तो मैं आपसे कितना ज्यादा हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 50, ठीक है। तो अगर आपका x है मास, तो मेरा कितना हो गया, 2x। तो क्या करा साइंटिस्ट ने कि कंपैरिजन करके रिलेशन निकालना शुरू किया मासेस के बीच में एटम्स के। समझ रहे हो, रिलेशन निकालना शुरू किया मासेस के बीच में एटम्स के। एक्चुअल मास कैलकुलेट नहीं किया है, क्या किया है, रिलेशन निकाला है कि अगर किसी का x है तो तुम्हारा हो गया 2x, या फिर 16x, या 12x, या 35.5x, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, एक रिलेटेबल नंबर, ठीक है। तो इस दौड़ में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हाइड्रोजन स्केल से, ठीक है। तुमने हर जगह क्या पढ़ा है, कार्बन स्केल, और कोई तुम्हें ये बताता भी नहीं है कि तुम्हें कार्बन स्केल पढ़ाया जा रहा है। तुमसे डायरेक्ट कह देते हैं कि मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये क्या है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये नहीं समझ में आएगा भाई। सबसे पहले तुम पढ़ो हाइड्रोजन स्केल। तो अब क्या करा साइंटिस्ट ने, सबसे पहले आया हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल तो समझेंगे कैसे, एक तरीके से समझो, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या करा कि एक कंटेनर लिया और एक और कंटेनर लिया, और सिमिलरली एक और कंटेनर लिया। तीनों कंटेनर्स में हमने डिफरेंट गैसेस भर दी। अब हमने हाइड्रोजन स्केल शुरू किया, तो एक में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस भरेंगे और उसको मान लेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमने करा इसमें हाइड्रोजन फिल। मान लो इसमें करा हमने ऑक्सीजन फिल, और मान लो इसमें कोई एक्स गैस या फिर कहें हम ए गैस फिल करी है हमने, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखा हमने, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हमने क्या करी, सेम करी तीनों गैसेस की। तीनों गैसेस की हमने वी वॉल्यूम ली, वी वी वी। अब एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस क्या कहती थी, एवोगैड्रो की थ्योरी क्या कहती थी कि अंडर सिमिलर कंडीशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें और इसमें और इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी,
मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, तीनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इन तीनों का वेट करा, मान लो इसमें 1 लीटर भरी और इसमें भी 1 लीटर और इसमें भी 1 लीटर, तीनों का करा वेट, ठीक है, नापा कितना वजन है 1 लीटर हाइड्रोजन का। मान लो एक्स आया, एक्स ग्राम कह देते हैं, या फिर एक्स मान लो कि एक्स आया हाइड्रोजन का वेट, 1 लीटर हाइड्रोजन का एक्स वेट आया। उसी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का वेट आया था 15 पॉइंट, या फिर कहें हम ऑलमोस्ट 15.88x, ठीक है। हाइड्रोजन का x है तो ऑक्सीजन का कितना है 15.88x, और ए गैस का मान लो कुछ आया होगा 35.5x। तो ये क्या निकले, एक रिलेटेबल नंबर ही तो निकला। अगर किसी चीज का x है तो ऑक्सीजन का 15.88x है, तो ऑक्सीजन का कितना ज्यादा है, कितने गुना भारी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, 15.88 टाइम्स, ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो आया 16 था, बट आगे चल के इसमें क्या करा कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया, और हाइड्रोजन के एक एटम का वेट यूनिटी ले लिया। यूनिटी मतलब कि भाई हाइड्रोजन को मान लो 1 है उसका वेट, ना ही ग्राम ना ही किलोग्राम, बट क्या 1 और एक्स एक ही बात, ठीक है। यहां पे कोई ग्राम की बात नहीं हो रही कि इतने ग्राम है, परफेक्टली 1 मान लिया उसका। तो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का आया था 15.88 टाइम्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेशन टू व्हाट, हाइड्रोजन, रिलेटिव टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 15.88 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1858 में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि भाई हाइड्रोजन से क्या हो रहा है ना, कि थोड़े थोड़े फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स का मास हम निकाल रहे हैं ना, वो फ्रैक्शनल में आ रहा है 15.88, है ना। तो ये थोड़ा अजीब आ रहा है ऑक्सीजन का मास। क्यों ना ऐसा करें कि ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान लें और ऑक्सीजन को कह दें कि ऑक्सीजन तू है 16। फिर कंपैरिजन करें कि बाकी एटम्स का इंक्लूडिंग हाइड्रोजन कितना आता है। तो क्या आया, ऑक्सीजन स्केल। ऑक्सीजन स्केल में क्या किया कि ऑक्सीजन को 16 मान लिया, ऑक्सीजन को क्या मान लिया 16। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, अब फॉर्मूला बनेगा भाई मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट, या फिर मास ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये बना फॉर्मूला। अब इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन स्केल क्यों आया, इसके लिए भी हम 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन ना मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स ज्यादा मिलते हैं, तो अगर जिसके कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे, जो कई तरीके के एटम से, कई तरह के एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, तो उसके मासेस का कंपैरिजन और ज्यादा कर पाएंगे ना, हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स की मासेस का कंपैरिजन कर पाएंगे। पर हाइड्रोजन उतने नहीं बना रहा ऑक्सीजन के मुकाबले, तो इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया स्टैंडर्ड, है ना, ऑक्सीजन को 16 मान के स्टैंडर्ड ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन को जब हम ले रहे थे तो फ्रैक्शनल में वैल्यू आ रही थी, हाइड्रोजन स्केल से फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी। फ्रैक्शनल मतलब कि भाई हाइड्रोजन को जब तुमने 1 माना था
तो ऑक्सीजन का आया था 15.88। तो ये फ्रैक्शनल है ना। तो इससे ऑक्सीजन लेने से क्या फायदा हुआ? ऑक्सीजन लेने से ये फायदा हुआ, जब हमने ऑक्सीजन को 16 लिया ना, 16 माना, 16, तो हाइड्रोजन का उसके कंपैरिजन में आया 1.008 और सोडियम का आया 22.991 और सल्फर का आया 32.066। तो ये कंपैरेटिव रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं अलग एलिमेंट्स के एज कंपेयर टू ऑक्सीजन विच इज टेकन एज 16। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब बात आती है 1961 की। तो 1961 में क्या हुआ कि भाई कार्बन जो चीज है ना, कार्बन जो एलिमेंट है, उससे हम बने हैं, एक प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी बायोकेमिस्ट्री भी साथ साथ चल रही थी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री में ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है वो कार्बन बनाता है। कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स बना सकता है, बहुत सारे मल्टीपल ये कंपाउंड्स बना सकता है, अलग अलग तरीके के एसिड्स, है ना, कुछ भी बना सकता है कार्बन। तुम्हें बना दिया कार्बन ने। तो कार्बन को स्टैंडर्ड मानने की बात हुई। लोगों ने क्या, साइंटिस्ट और केमिस्ट ने कहा कि क्यों ना ऑक्सीजन को भी हटा दो और कार्बन को ले लो स्टैंडर्ड, और कार्बन को स्टैंडर्ड लेके कार्बन की 12 आइसोटोप का मास 12 ले लो। क्या हुआ कि ऑक्सीजन स्केल में, जब ऑक्सीजन स्केल को स्केल मान लिया ना, स्टैंडर्ड जब 16 ले लिया, तो आइसोटोप्स खोजे गए। तो ऑक्सीजन 15 भी मिल गया, ऑक्सीजन 16 भी था और ऑक्सीजन 17 भी था। तो सब साइंटिस्ट कहने लगे कि भैया अब हम ऑक्सीजन 15 से कंपैरिजन करें या ऑक्सीजन 16 से करें या ऑक्सीजन 17 से करें। अगर तीनों से अलग अलग कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग तरीके के रिलेटिव एटॉमिक मास आएंगे सबके, सभी एलिमेंट्स के। तो कुछ ऐसा करो, या तो भाई स्टैंडर्ड ले लो कि हम ऑक्सीजन के 16 आइसोटोप की बात करेंगे हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास में, या फिर ऑक्सीजन के 15 आइसोटोप की बात करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि ना हम ऑक्सीजन का 15 लेंगे, ना हम 16 लेंगे, ना हम 17 लेंगे, हम लेंगे एक अलग एलिमेंट कार्बन। कार्बन के 12, कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको तुम 12 मान लो। क्या उसका 12 ग्राम मास होता है? नहीं, पर क्या कहा, 12 मान लो। ठीक है, अब जब तुम उसको 12 मान लोगे तो उसके कंपैरिजन में अलग अलग एटम्स का मास, रिलेटिव मास कैलकुलेट करेंगे हम, जो कि अलग अलग एटम्स का आया। तो अब हम लेते हैं कार्बन स्केल। कार्बन स्केल, और ये वाइडली एक्सेप्टेबल स्केल बना, फिर अब तक हम इसे ही यूज कर रहे हैं। अब जितने भी आप पीरियोडिक टेबल में रिलेटिव एटॉमिक मास जो लिखा होता है ना, या फिर कहें हम एक्चुअल एटॉमिक मास, अगर एएमयू में कह दें, अभी एएमयू भी समझाऊंगा, तो वो कार्बन स्केल पे स्टैंडर्ड लेके लिखा हुआ होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का तुम देखते हो ना 1.008 एएमयू लिखा है, तो वो कार्बन स्केल से नापा गया। ठीक है, तो कार्बन स्केल में क्या किया, कार्बन 12 के आइसोटोप को, कार्बन के आइसोटोप 12 को 12 मान लिया। ठीक है, इसको क्या किया, 12 मान लिया। तो इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का आया 1.008, ऑक्सीजन का आया करेक्ट 16। देख रहे हो, हाइड्रोजन स्केल में क्या हो रहा था, 15.88 फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी, इसमें थोड़ी सी आप कहें तो डिटरमिन्ड वैल्यू आ रही है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 16। और किस किस की आई, क्लोरीन की निकाली, क्लोरीन की आई 35.453। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आई 24.305। अभी मुझे रटी हुई तो है नहीं, ठीक है ना, मैं तो बुक में से देख के तुम्हें लिखवा रहा हूं भाई। एग्जैक्ट वैल्यू रटने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या रट सकते हो, क्लोरीन का 35.5 रट सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, पर 1.008, 35.453, 24.305, इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब तुम अच्छा और लिख लेते हैं, आयरन,
आयरन की क्या आई 55.847, सोडियम की 22.988, ठीक है। और किसकी लिख सकते हैं हम, जिंक 65.38 और सिल्वर, सिल्वर का आया 107.868। अब ये सब क्या आ रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन का 12 माना है, उसके कंपैरिजन में 107.6868 है सिल्वर, उसके कंपैरिजन में जिंक 65.38 है, ठीक है। तो कंपैरेटिव वैल्यू होती है रिलेटेबल एटॉमिक मास, ठीक है। वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि इतना ही है उसका मास, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो, अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास का वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर्मूला जो आज तुम पढ़ते हो वो लिखना है, तो अब तुम लिख पाओगे कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि एक्चुअल में ये जो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया जाता है कहां से आया है, ठीक है। हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल, देन कार्बन स्केल, तो यहां पे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की कहीं भी जरूरत पड़ती नहीं, कहीं भी नहीं जरूरत पड़ती। इस कंपैरेटिव फॉर्मूले से क्या निकाले गए, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक है। अब क्या होता है कि मोल नाम की चीज आती है कहानी में। साइंटिस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए, रिएक्शंस करने के लिए, अब ऐसे ही तो नहीं ले लेंगे भाई कि इतना ले लिया हाइड्रोजन, इतना ले लिया ऑक्सीजन, मिक्स करा कुछ बन गया। एग्जैक्ट हमें मेजर्ड एलिमेंट का मास चाहिए ना, उनकी क्वांटिटी एक एग्जैक्ट टर्म की होनी चाहिए ना। जैसे बनाना हम डजन में नापते हैं, तो एक डजन क्या होता है, 12 बनाना, ठीक है। तो ऐसे ही मोल नाम की चीज इंट्रोड्यूस की गई। अब मोल नाम की चीज जब इंट्रोड्यूस की गई तो उसके कंपैरेटिव एक और रिसर्च चल रही थी कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर की इसी तरीके से खोज हुई। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ और आइंस्टीन ने भी पार्ट लिया इसमें, अलग एक्सपेरिमेंट करा उसने। 3-4 एक्सपेरिमेंट हुए, उनसे अलग अलग वैल्यूज निकली, बट पता चला कि तीनों वैल्यूज तो सेम है। तीनों एक्सपेरिमेंट में तीनों वैल्यू सेम आई थी, 6.3 इंटू 10 की पावर 23। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू बाद में पता लगी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, वो थी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये पता लगा कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और एक मोल में ही अगर कोई एक मूल चीज कह रहा है ना, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में अगर हम ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन के रिलेटिव कंपैरिजन में कितना है, 1.008। तो 1.008 अगर ग्राम हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये रिसर्च पहले करें या ये रिसर्च पढ़ें। तो तुम एक सीक्वेंस से पढ़ लो और बाद में इसको अपने हिसाब से अपने दिमाग में बिठा लेना कि 1 मोल होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करो पहले। तो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन स्केल, फिर ऑक्सीजन स्केल, फिर कार्बन स्केल। हाइड्रोजन स्केल में हाइड्रोजन को यूनिटी ले लिया था 1, ऑक्सीजन स्केल में ऑक्सीजन को 16 लिया गया, जिसके रिजल्ट से ये वाला फॉर्मूला आया, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर कार्बन स्केल आया, जिसके रिजल्ट से ये फॉर्मूला आया रिलेटिव एटॉमिक मास का, ठीक है। अब कुछ
लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे और कुछ इसमें तिगड़म करके लास्ट में लिख देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब तुम ये बताओ कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन के कंपैरिजन में 35.453 करके कुछ लिखवाया था मैंने अभी। तो मान लो अगर 17 उसमें प्रोटॉन है तो क्या 17 पॉइंट समथिंग न्यूट्रॉन होंगे? क्या पॉइंट में हो सकते हैं न्यूट्रॉन? बताओ कि आधा न्यूट्रॉन है इसमें या आधा प्रोटॉन है। जैसे मान लो 1.008 या फिर कहें हम किसी चीज का 10.5 है, ठीक है, 10.5 है किसी चीज का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और तुम कह दो कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें 5 प्रोटॉन और 5.5 न्यूट्रॉन हो? नहीं हो सकता ना। आधा न्यूट्रॉन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। तो वो चीज लिखना गलत है, वो चीज हम नहीं लिखेंगे। अगर वो चीज लिखनी भी पड़े तो हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हम इस आइसोटोप की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 16 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, कार्बन के 14 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 14 वाले में इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन होंगे तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इतना होगा। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे ना तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये चीज क्यों गलत है, ठीक है। तो यहां तक नोट करो पहले।